हेलो एमर्स, आज हम लोग आ गए हैं आईपीएससी नॉमेनक्लेचर में अपने टॉपिक को आगे की ओर बढ़ाने के लिए। इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर हम लोगों ने फंक्शनल ग्रुप को ख़त्म कर लिया था। अब आज हम आज के वीडियो के अंदर हम लोग ये देखेंगे कि अगर मान लीजिए कोई ऐसी हाइड्रोकार्बन की चेन है जिसके अंदर मल्टी फंक्शनल ग्रुप आए हुए हैं तो उनका नामकरण कैसे करेंगे। ठीक है, तो आज मेनली प्रॉब्लम आईयूपीएससी के पास क्या आई है कि भैया ऐसे हाइड्रोकार्बन है जिसके अंदर सिंगली एक फंक्शनल ग्रुप नहीं है। ओके, तो उसका नामकरण कैसे करेंगे। तो चलिए समझते हैं प्रॉब्लम को, फिर उसके बाद सल्यूशन को। तो प्रॉब्लम ये है कि मान लीजिए अगर कोई हाइड्रोकार्बन की चेन है, इस हाइड्रोकार्बन की चेन पे हमारे पास कई सारे फंक्शनल ग्रुप आए। एक है फंक्शनल ग्रुप 1, एक है फंक्शनल ग्रुप 2, फिर यहाँ पे देखोगे फंक्शनल ग्रुप 3, यहाँ पे देखेंगे फंक्शनल ग्रुप 4। मतलब मैंने बहुत सारे डाल दिए। ठीक है, इसको ये हम लोग बोलते हैं मल्टी फंक्शनल ग्रुप। अब मान लीजिए अगर मल्टी फंक्शनल ग्रुप आ गए तो हम इनका नामकरण कैसे करेंगे। तो सर ऐसा तो नहीं है कि हम लोगों ने फंक्शनल ग्रुप का नामकरण करना सीखा नहीं है, बिल्कुल सीखा है। लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे हमेशा ये देखा है कि जो फंक्शनल ग्रुप आ रहे थे वो सिंगल आ रहे थे या सेम वाले ही कई ठो आ रहे थे। यानी अगर मान लीजिए एक हाइड्रोकार्बन की चेन है, उसमें कई जगहों पे फंक्शनल ग्रुप है, तो ऐसा होता था कि वो सभी फंक्शनल ग्रुप क्या होते थे, सेम होते थे। ठीक है, तो वहाँ पे डाई ट्राई के थ्रू हम लोग बता देते थे। लेकिन अगर मान लीजिए हर जगह पे फंक्शनल ग्रुप अलग अलग आ रहा है, यानी यहाँ पे अलग है, यहाँ पे भी अलग है, यहाँ पे भी अलग है, यहाँ पे भी अलग है, तो इनका नामकरण कैसे करेंगे। और ये समस्या किसके पास जाएगी, आईयूपीएससी के पास। तो आईयूपीएससी ने इसका सोल्यूशन क्या दिया, तो इसका सोल्यूशन ये दिया कि भाई सिंपल है, एक काम करो, 1 2 3 4 में से, चारों में से किसी एक को क्या कर लो, किसी एक फंक्शनल ग्रुप को, 4 ठो है ना, तो 4 में से किसी एक फंक्शनल ग्रुप को मेन फंक्शनल ग्रुप मान लो। मेन फंक्शनल ग्रुप या फंक्शनल ग्रुप मानने का मतलब है कि उस कंडीशन में हम उस फंक्शनल ग्रुप का क्या यूज करेंगे, सेकेंडरी सफिक्स यूज करेंगे। ठीक है, सेकेंडरी सफिक्स यूज करेंगे। अच्छा, तो बाकी 3 जो है सर उनका क्या करेंगे। तो बाकी के 3 फंक्शनल ग्रुप को हम कैसे वर्क कराएंगे, सेकेंडरी या सिंपल समझो यहाँ पे, तो सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे काम कराएंगे। यानी तब ये क्या बन जाएगी, हमारे बाकी के 3 फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट बन जाएंगे। और सब्स्टिट्यूएंट बनने का मतलब ये होता है कि ये सेकेंडरी प्रीफिक्स के तौर पे काम किए जाएंगे। समझ पा रहे हैं। तो पुनः समझिए, अगर हमारे हाइड्रोकार्बन के पास मल्टी फंक्शनल ग्रुप आ चुके हैं या पॉली फंक्शनल ग्रुप आ चुके हैं, तो उस कंडीशन में हम हर फंक्शनल ग्रुप को अपना फंक्शनल ग्रुप नहीं मानेंगे। ऐसा नहीं कि बारी बारी हम करेंगे उनका सेकेंडरी सफिक्स के जॉब पे। ठीक है, कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर सपोज कर ले रहा हूँ मैं कि यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH लग गया है, यहाँ पे OH लग गया है, यहाँ पे CHO लग गया है। ठीक है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O लग गया है, या ऐसे समझ लो यहाँ पे CN लग गया है। ठीक है, तो ऐसे सब लग गए, तो ऐसा बारी बारी हम इनका जब नामकरण करेंगे तो ऐसा थोड़ी ना करेंगे कि हम CHO का क्या बोलते हैं, इसका कार्बोक्सिलिक एसिड का लिखेंगे कहाँ पे, जैसे हम लोग क्या लिखते हैं। अगर मैं इसका नामकरण करूँ तो 1 2 3 4 5 है, तो इसलिए हम लोग क्या यूज कर लेंगे, पेंट, सब सिंगल बॉन्डेड है, N कर लेंगे। अब पहले नंबर पर हमको क्या मिल रहा है, C डबल बॉन्ड OH, तो यहाँ पर मैं 1 पे क्या लिख दूंगा, ओइक एसिड लिख दूंगा। फिर 2 पे क्या मिल रहा है, नहीं 2 नहीं 3 पे, ये 3 पे है ना, 3 पे क्या है, ऑल है, ऑल यूज कर लूँगा। फिर अगर देखोगे यहाँ पे चौथे नंबर पे क्या मिल रहा है, CHO के लिए क्या लिखता हूँ मैं, Al लिखता हूँ, एल्डिहाइड ग्रुप है। उसके बाद साइनाइड है, तो इसके लिए क्या लिखते हैं हम लोग, नाइट्राइल, तो नाइट्राइल लिख दूंगा। यहाँ पे नंबरिंग कर लेते हैं हम लोग, यहाँ पे कितने नंबर पे है, Al 4। ठीक है, और ये कितने नंबर पे है, 6ठे नंबर पे, नहीं 5वें नंबर पे, सॉरी 6ठे नंबर पे है। तो 6ठे नंबर पे है, तो इसका मतलब 6 कार्बन है ना तब, तो यहाँ पे हेक्स डालिए, हेक्सेन। ठीक है, तो हेक्सेन 1 ओइक एसिड, 3 ऑल, 4 L एंड 6 पे नाइट्राइल। समझ में आ रहा है। इस तरीके से हम इसका नामकरण कर देंगे, तो ये बिल्कुल का बिल्कुल क्या हो जाएगा, गलत। समझ आई बात। हमेशा याद रखेंगे, ऐसा कभी नहीं करेंगे कि हमारे पास अगर बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप आ रहे हैं तो हम सबका नामकरण जो है जैसे मन करे वैसे कर देंगे। नहीं, इसका प्रॉपर रूल क्या है कि भैया अगर कई सारे आ रहे हैं फंक्शनल ग्रुप, तो एक फंक्शनल ग्रुप को अपना क्या मान लो, मेन फंक्शनल ग्रुप मान लो, और बाकी जो है उनको क्या कर लो, सब्स्टिट्यूएंट मान लो।
अब जो ही मैं इस बात पे जा रहा हूँ कि मैं बाकी जो बचे हुए हैं उनको सब्स्टिट्यूएंट मानूंगा, तो एक समस्या उत्पन्न होती है, और वो समस्या क्या उसको समझना बहुत जरूरी है। जैसे मान लो अगर फंक्शनल ग्रुप है तो हम क्या यूज करते हैं, सेकेंडरी सफिक्स यूज करते हैं। और सेकेंडरी सफिक्स का मतलब हर एक फंक्शनल ग्रुप के पास एक सिंबल होता है, एक वर्ड का सिंबल होता है जिसके थ्रू डिनोट किया जाता है। जैसे अगर मान लो OH आया है तो OH को डिनोट करने के लिए हम लोग क्या सेकेंडरी सफिक्स की जगह पे लगाते हैं, ऑल लगाते हैं। जैसे C डबल बॉन्ड O आया है तो इसके लिए हम लोग क्या लगाते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड लगाते हैं, हाँ या ना। वैसे ही अगर हमारा CHO आया है तो Al लगाते हैं, और अगर CN आया है तो नाइट्राइल लगाते हैं। तो ये क्या दिखा रहा होता है, ये दिखा रहा होता है कि भैया ये फंक्शनल ग्रुप इस के अंदर मौजूद है, इस हाइड्रोकार्बन के अंदर मौजूद है, और सेकेंडरी सफिक्स के तौर पे यूज किया जाता है। लेकिन जब ये सब्स्टिट्यूएंट की जगह पे आएंगे तो क्या तभी भी हम OH के लिए वही काम करेंगे? तो फिर हम ये कैसे बता पाएंगे कि हमारा ये मेन है कि नहीं है? नहीं समझे सर? मतलब मान लो अगर सब्स्टिट्यूएंट की जगह पे आ रहा है तो सब्स्टिट्यूएंट का मतलब हमको आगे लिखना होगा, यानी इसी चीज़ के आगे लिख दूंगा। हेक्स की जगह पे हेक्स के आगे लिखूंगा मैं अगर OL को, तो इसका मतलब OL हो जाएगा। लिख दिया OL, कितने नंबर पे आ रहा है, हाइड्रोकार्बन 3 पे, तो मैं लिख दिया 3 OL। तो ये क्या दिखा रहा है, ये क्या दिखा रहा है, ये सर 3 OL। तो OL क्या करने के लिए आता है सर, ये बताने के लिए कि OH यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है। लेकिन यहाँ पे हमको क्या बताया जा रहा है कि OH क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है। तो फिर मतभेद उत्पन्न हो जाएगा। आई बात समझ में? यानी कहने का अर्थ सीधा सीधा ये है कि जब हमारे पास फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट में जाएगा तो उस कंडीशन में हम लोग वो जो सिंबल या वो जो वर्ड है या वो जो सेकेंडरी सफिक्स के तौर पे हम लोग जोड़ रहे होते हैं मेन पेरेंट कार्बन चेन के अंदर, वो हम यूज़ नहीं करेंगे। जब हमारा फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट के अंदर कन्वर्ट होगा तो उसके लिए स्पेशल सेकेंडरी प्रीफिक्स होता है। जैसे सेकेंडरी सफिक्स स्पेशली होता है वैसे ही सेकेंडरी प्रीफिक्स होता है। तो वो सेकेंडरी प्रीफिक्स के थ्रू हम ये बताएंगे कि यहाँ पे जो OH है वो क्या है अपना, वो एज अ सब्स्टिट्यूएंट है, और मेन जो रहेगा उसको हमेशा कहाँ रखेंगे, सेकेंडरी सफिक्स के रूप में, ताकि ये पता लग पाए कि इस पूरे के अंदर, इस पूरे हाइड्रोकार्बन के अंदर मेन फंक्शनल ग्रुप कौन है और कौन यहाँ पे कौन सा ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जो कैसे है, सब्स्टिट्यूएंट के रूप में। ठीक है, तो इतनी सारी बातें मैंने बता दी। अब इसमें से क्या समझना है वो इंपॉर्टेंट है। तो इसमें ये समझना है कि भैया कई सारे फंक्शनल ग्रुप आएंगे, एक मेरा मेन होगा, बाकी सब सब्स्टिट्यूएंट होंगे। मेन के लिए वैसे ही करेंगे जैसे पहले करते आए हैं, लेकिन जो सब्स्टिट्यूएंट बनेंगे हमारे फंक्शनल ग्रुप उनके लिए हमको क्या करना है, उसके लिए हम लोगों को सेकेंडरी प्रीफिक्स यूज करना है। क्या सर सेकेंडरी प्रीफिक्स हमको पता है? नहीं पता है, इसी को हमको आज जानना है, उसके बाद अप्लाई करना है हमको। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये कि क्या हमको फंक्शनल ग्रुप पता है पूरे के पूरे? हाँ पता है। और दूसरा जो क्वेश्चन आता है ये कि भैया हम किसको मेन मानेंगे? आपने कहा कि इन चारों में से किसी एक को मेन मानना है, तो ऐसी कौन सी क्राइटेरिया है जिसके कारण हम ये मान लेंगे कि ये हमारा फंक्शनल ग्रुप मेन फंक्शनल ग्रुप होगा? क्योंकि 4 लोग हैं, चारों में से कोई एक मेन होगा, तो कैसे आप चुनोगे, कैसे उसका चुनाव करोगे कि ये मेन है? तो ध्यान देंगे, इसी के लिए फंक्शनल ग्रुप का एक प्रायोरिटी टेबल बनाया जाता है। प्रायोरिटी टेबल के अंदर यही बताया जाता है कि कौन सबसे ज़्यादा क्रियात्मक ग्रुप है या कौन सा सबसे ज़्यादा क्रिया करने वाला समूह है, यानी कौन सबसे हाईली रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप है, उसी को हम लोग क्या मानेंगे, मेन। मतलब मान लो अगर यहाँ पे एक फंक्शनल ग्रुप, दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, इन चारों में से सपोज कर लो ये वाला फंक्शनल ग्रुप प्रायोरिटी टेबल में आगे आता है, यानी उसकी क्रिया करने की जो क्षमता है वो सबसे तगड़ी है, सबसे ज़्यादा एक्टिव है, तो उस कंडीशन में यही मेरा क्या हो जाएगा, मेन हो जाएगा, और बाकी सब के सब क्या हो जाएंगे, सब्स्टिट्यूएंट। अगर मान लो ये मोर रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू अदर, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, मेन, बाकी सब क्या हो जाएंगे, सब्स्टिट्यूएंट। और ये चीज़ें हम कहाँ से पता कर पाते हैं, तो प्रायोरिटी टेबल से। तो हमको क्या पता होना चाहिए मल्टी फंक्शनल ग्रुप के लिए, सबसे पहले प्रायोरिटी टेबल की कौन ऊपर आता है और कौन नीचे आता है। ठीक है, ताकि हम आराम से क्या चुन पाए, अपना मेन फंक्शनल ग्रुप चुन पाए, और फिर सब्स्टिट्यूएंट के बारे में हम देखेंगे कि क्या हम उनकी जगह पे यूज करेंगे जब हमारा फंक्शनल ग्रुप क्या बनेगा, सब्स्टिट्यूएंट। तब उस कंडीशन में सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या होगा। ठीक है, तो अगर आपको याद हो तो शुरुआती दौर में जब मैंने फंक्शनल ग्रुप का इंट्रोडक्शन दिया था तभी आपको प्रायोरिटी टेबल लिखवा दिया था, जितने भी थे फंक्शनल ग्रुप उन सब के बारे में बता दिया था, हाँ या ना, बिल्कुल। और वहाँ पे मैंने प्रायोरिटी टेबल लिखवाने के बाद आपको छोटा सा एक ट्रिक भी दे दिया था, और नॉर्मली याद भी आपको होगा ही होगा। तो अगर हम सबसे पहले नंबर पे देखें तो सबसे पहले नंबर पे प्रायोरिटी टेबल के अंदर जो आता है वो होता है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, फिर दूसरे नंबर पे अगर हम बात करेंगे तो कौन आता है, सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड। तीसरे नंबर पे देखोगे तो एसिड एनहाइड्राइड आता है।
ठीक है। चौथे नंबर पे देखोगे तो एस्टर आता है। पांचवें नंबर पे देखोगे तो एसिड हाइलाइड आता है, एसिड हाइलाइड। उसके बाद छठे नंबर पे जब देखोगे तो क्या आएगा, क्या आएगा, साइनाइड। और इसके जस्ट बाद आता है हमारे पास आइसोसाइनाइड, ठीक है ना, आइसोसाइनाइड। फिर आता है हमारे पास एल्डिहाइड, एल्डिहाइड। क्या हुआ, ओ सॉरी, यहाँ पे एसिड हाइलाइड के बाद क्या होता है हमारे पास, छठे नंबर पे एमाइड आता है, सॉरी, एमाइड के बाद हमारे पास साइनाइड आता है, फिर आइसोसाइनाइड और फिर जाके एल्डिहाइड। एल्डिहाइड के बाद फिर तब हमारे पास क्या आएगा, कीटोन। कीटोन के बाद एमाइड, सॉरी एमाइन है, नहीं अल्कोहल आना चाहिए, सॉरी अल्कोहल है, अल्कोहल आएगा। 12 नंबर पे हमारे पास थायो अल्कोहल है, थायो अल्कोहल, थायो अल्कोहल। फिर 13 नंबर पे क्या आता है हमारे पास, फिर एमाइन आता है, ठीक है, एमाइंस। 14 नंबर पे आप देखेंगे तो हमारे पास एल्कीन नज़र आता है। फिर 15 नंबर पे एल्काइन। 16 नंबर पे हमको मिल जाता है ईथर। 17वें नंबर पे हमको मिल जाता है नाइट्रो। और 18वें नंबर पे हाइड्रोजन, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है, अगर आप नहीं समझ पाएंगे तो फिर दिक्कत होगी, ठीक है। इसी को हम लोग प्रायोरिटी टेबल बोलते हैं, ये ज़रूरी है आपको समझना। सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर सल्फोनिक एसिड, एनहाइड्राइड, एस्टर, एसिड हाइलाइड, एमाइड, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, थायो अल्कोहल, एमाइन, एल्कीन, एल्काइन, ईथर, नाइट्रो, हैलोजन, ठीक है। अब थोड़ा इसकी बात करते हैं कि कैसे हम क्या समझेंगे इसमें, ठीक है। जैसे सबसे पहले तो इनके सिंबल भी आपको याद ही होंगे। जैसे ये क्या होता है, तो ये एक्चुअल में आर होता है, आर सी डबल बॉन्ड, सॉरी सी डबल बॉन्ड ओ, फिर उसके बाद इधर सिंगल बॉन्ड ओ एच, ऐसे ही होता है। सल्फोनिक एसिड का क्या होता है, बस सी के जगह पे क्या बन जाता है आपका, एस हो जाता है। और कुछ स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि यहाँ पे आर से, यानी ये जुड़ा होगा आर से, SSO3H, सॉरी SO3H, ठीक है ना। यहाँ पे ध्यान देंगे ये किसी कार्बन चेन से जुड़ा होगा। फिर एसिड एनहाइड्राइड का देखेंगे आप लोग, तो ये आपको इधर मिलेगा यहाँ पे डबल बॉन्ड O के साथ, डबल बॉन्ड O। फिर इधर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा, इधर ये OH होगा, एक्चुअल में C डबल बॉन्ड OH होता है। तो इधर ये एक साथ बस C डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ पे O, फिर यहाँ पे देखोगे आप तो C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे क्या हो जाएगा H, ऐसे करके होता है सर, सॉरी यहाँ पे OH होता है, हाँ ठीक है, सही है, सही है, सब स्ट्रक्चर सही है। देखिए क्योंकि देखो इधर वाले में देखोगे C डबल बॉन्ड OH हो जा रहा है, मैं समझा रहा हूँ। एक्चुअल में क्या होता है कि दो कार्बोक्सिलिक लेते हैं, उसमें से वाटर को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। मैं यहाँ पे पहले अच्छे से समझा देता हूँ, देखिएगा यहाँ पे क्या होता है, C डबल बॉन्ड O, ऐसे इधर भी कर लीजिए आप, इधर भी OH ऐसे ही होता है। फिर यहाँ पे भी C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे भी OH। क्या करते हैं हम लोग, इधर कर लीजिए इस बार OH, इधर से H निकालते हैं और इधर से OH, बस इधर भी कार्बन की चेन और इधर भी कार्बन की चेन बाद में लगा दी जाएगी जब ये हम हटाएंगे तब। तो ये हटा दीजिए, अब क्या बन जाएगा आपका R C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे O हो जाएगा और इस O के साथ C हो जाएगा, और यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या हो जाएगा R। कुछ इस तरीके से आपको स्ट्रक्चर नजर आएगा, ठीक है। तो आप इसको याद रखेंगे, ज़रूरी भी है ये। तो यहाँ पे R C डबल बॉन्ड O, फिर O, फिर C डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ पे R, ये हो जाता है एसिड एनहाइड्राइड का स्ट्रक्चर। फिर यहाँ पे देखेंगे ईस्टर का, तो ईस्टर का क्या होता है, सिंपल R C डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाँ R, ठीक है। एसिड हाइलाइड का देखा जाए तो एसिड हाइलाइड के जहाँ पे बस इधर इस साइड में क्या हो जाएगा, H हो जाएगा, सॉरी X हो जाएगा, R C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे क्या हो जाएगा X। फिर एमाइड का देखा जाए तो एमाइड की जगह पे क्या जाता है, एमाइड में यहाँ पे R, फिर C, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ पे क्या हो जाता है NS2, ठीक है, ऐसे स्ट्रक्चर बन जाता है। फिर यहाँ पे आप देखोगे आइसोसाइनाइड के अंदर तो R, सॉरी साइनाइड है, पहले साइनाइड का देख लेते हैं हम लोग।
साइनाइड, साइनाइड में देखेंगे तो हम लोग सिंपल होता है R≡CN, ठीक है, ऐसे हो जाता है। यहाँ पे आइसोसाइनाइड के अंदर क्या हो जाता है, इधर से R, यहाँ पे डबल बॉन्ड C और एक क्या हो जाता है आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। फिर यहाँ पे एल्डिहाइड का देखेंगे तो क्या होता है, तो ये हो जाता है आपका R≡C≡O, फिर यहाँ पे H, ये हो जाता है एल्डिहाइड का। कीटोन का देखेंगे हम लोग तो क्या होता है, सिंपल CO केवल होता है ना। यहाँ पे C≡O ऐसे गलत है ये, यहाँ पे OR होता है एक्चुअल में, एस्टर का ये होता है, ठीक है। यहाँ पे कीटोन में आप जब देखोगे तो R≡C≡OR ये होता है कीटोन के अंदर। अल्कोहल का तो बड़ा सिंपल होता है, R के साथ OH जुड़ा होगा। अब थायो अल्कोहल की जगह पे बस सिंपल RSH हो जाता है। एमाइन की जगह पे देखोगे तो RNH2 हो जाता है सिंपल। एल्काइन के लिए मतलब यहाँ पे एल्किन था, पहले ये लिख देता हूँ मैं, एल्किन था यहाँ पे। एल्किन का मतलब होता है डबल बॉन्ड, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड। ईथर का मतलब ROR, नाइट्रो का मतलब RNO2 और हाइड्रोजन का मतलब RX। तो अगर आपको इनके सिंबल भी पता है और ये टेबल भी पूरा का पूरा पता है तो आप इजीली क्या कर सकते हो, प्रायोरिटी टेबल समझ सकते हो। मतलब सपोज कर लो कि अगर मेरे पास कोई हाइड्रोकार्बन की चेन है और उस हाइड्रोकार्बन की चेन के अंदर सपोज कर लेता हूँ कि कौन कौन जुड़ा है, साइनाइड जुड़ा है, फिर उसके साथ साथ हमारे पास एल्डिहाइड जुड़ा है। मैं ऐसे ही मान लेता हूँ एल्डिहाइड आपको समझाने के लिए, एल्डिहाइड जुड़ा है। इसके अलावा फिर क्या जुड़ा है, नाइट्रो ग्रुप जुड़ा है, नाइट्रो ग्रुप जुड़ा है। फिर हमारे पास जुड़ा हुआ है ईस्टर, ठीक है। अब हम आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि इसमें मेन फंक्शनल ग्रुप कौन सा होगा और कौन से हमारे मतलब कौन से इसमें सब्स्टिट्यूएंट होंगे। तो फंक्शनल ग्रुप कोई एक बनेगा क्योंकि 4 ठो हैं, 1 2 3 4 हैं, 4 में से कोई एक बनेगा, है ना। तो इसमें सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी ऑर्डर के अंदर सबसे ऊपर कौन आ रहा है, तो एल्डिहाइड से ऊपर कौन आ रहा है, देखिए एल्डिहाइड से ऊपर साइनाइड आ रहा है और साइनाइड से भी ऊपर कौन आ रहा है, ईस्टर आ रहा है ना। तो इसका मतलब ईस्टर मेरा क्या हो जाएगा, ईस्टर मेरा फंक्शनल ग्रुप, क्योंकि नाइट्रो तो सबसे नीचे है ना। सबसे नीचे कौन है, नाइट्रो यहाँ पे आ रहा है 17वें नंबर पे, जबकि साइनाइड और एल्डिहाइड इसके ऊपर हैं और इनसे भी ऊपर कौन है, ईस्टर। तो ईस्टर मेरा क्या बन जाएगा, मेन फंक्शनल ग्रुप। आएगा समझ में, तो ये मेरा मेन फंक्शनल ग्रुप बन जाएगा। यानी बाकी सबके सब क्या बन जाएंगे, सब्स्टिट्यूएंट। तो हम कहाँ से डिसाइड करेंगे, यहाँ से डिसाइड करेंगे, ठीक है। फिर से एक क्वेश्चन और कि मान लीजिए अगर हमारे हाइड्रोकार्बन के अंदर 4 लोग आते हैं, पुनः 4 नहीं 2 ही लोग रखे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 5 लोग रखे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। चलो ध्यान से देखेंगे तो अगर हमारे पास सबसे पहले आ जा रहा है अगर देखा जाए तो अल्कोहल आ रहा है। दूसरे नंबर पे अगर हम देखें तो कार्बोक्सिलिक एसिड आ रहा है। तीसरे नंबर पे देखें कीटोन आ रहा है। चौथे नंबर पे देखें एसिड हाइलाइड आ रहा है। कौन सा मेरा फंक्शनल ग्रुप का पार्ट होगा, मेन फंक्शनल ग्रुप कौन बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि सबसे ऊपर कौन पाया जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसलिए क्या होगा मेरा, इसलिए ये मेरा मेन फंक्शनल ग्रुप होगा। बाकी के क्या होंगे अपने सब्स्टिट्यूएंट होंगे। अब क्वेश्चन ये है कि सर अगर मान लीजिए सब्स्टिट्यूएंट बन गए, ये तो हम जान लेंगे, यहाँ से हमको याद हो गया क्या कि कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड और ये पूरा का पूरा जो पूरा पोर्शन है ये इसी क्रम में चलते जाएगा। याद रखेंगे ये पूरा एक क्रम है, इसमें कहीं से भी आप डिस्टर्ब नहीं कर सकते, ठीक है। आई बात समझ में। प्रायोरिटी का मतलब होता है किसको हम पहले रखेंगे, तो सबसे पहले कौन है, ये है, उसके नीचे सब है। क्लियर है। तो कहीं भी अगर कार्बोक्सिलिक एसिड जैसा कोई भी फंक्शनल ग्रुप आपको दिखा देता है, यानी जैसा का मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड कहीं भी नजर आता है, तो वही मेरा मेन फंक्शनल ग्रुप का पार्ट बनेगा। बाकी उसके अलावा सब सब्स्टिट्यूएंट बनेंगे। अब बहुत ज़्यादा बात नहीं करेंगे, सीधा मतलब है कि अगर चलिए ठीक है, अब एक हमने फंक्शनल ग्रुप चुनना सीख लिया, तो दूसरे नंबर पर ये बताइए कि सब्स्टिट्यूएंट अगर बन गया यही फंक्शनल ग्रुप तो उनका नामकरण कैसे करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम इसके बारे में देखते हैं कि इनका नामकरण कैसे करेंगे जो सब्स्टिट्यूएंट बन जाएंगे। चलिए देखिएगा, ये हमारे पास उन्हीं फंक्शनल ग्रुप का सिंबल है, सफिक्स है और प्रीफिक्स है। मतलब ये आप लोगों ने तो पहले ही पढ़ लिया है, ये वाला पोर्शन है ना, यही पोर्शन आपको समझाना था। देखिए ये तो आपको फंक्शनल ग्रुप लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, ये उसका सिंबल है, कैसे आप पहचानोगे। और ये एक्चुअल में सेकेंडरी सफिक्स है, यानी जब ये एक्चुअल में किसकी तरह यूज किए जाएंगे, फंक्शनल ग्रुप के, यानी जब मेन फंक्शनल ग्रुप बनेंगे तो ये नाम लिखना है इनके लिए। और जब ये क्या बनेंगे हमारे, जब ये सब्स्टिट्यूएंट बनेंगे तब ये सेकेंडरी प्रीफिक्स की तरह यूज किए जाएंगे और तब हम इनका नाम ये लिखेंगे। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड का ये पोर्शन मतलब ये सिंबल होता है
और सेकेंडरी सफिक्स इसका क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, लेकिन जब ये सब्स्टिट्यूएंट बनेगा तो कार्बोक्सी कहलाएगा। ठीक है, ऐसे सल्फोनिक एसिड का देखोगे, सल्फोनिक एसिड का सल्फोनिक एसिड ही होता है, लेकिन जब ये सब्स्टिट्यूएंट बनता है तो सल्फो कहलाता है। एसिड एनहाइड्राइड का तो ओइक एनहाइड्राइड होता है, लेकिन इसका सेकेंडरी प्रीफिक्स नहीं होता है। याद रखेंगे, इसका कोई सब्स्टिट्यूएंट की जगह पे नहीं माना जाता है। ईस्टर का देखा जाए तो ईस्टर के अंदर ईस्टर की कहानी यानी सिंबल ये है, लेकिन जब ये बनता है तो सेकेंडरी सफिक्स में इसका एल्केनोइड यूज किया जाता है, जबकि एल्कोक्सी कार्बोनिल हम तब यूज करते हैं जब क्या हम करते हैं, सब्स्टिट्यूएंट की तरह इसको मानते हैं। उसी तरीके से एसिड हाइलाइड की बात करूं मैं तो ऑयल हाइलाइड जब फंक्शनल ग्रुप बनता है तब, और सब्स्टिट्यूएंट बनता है तो हेलोफॉर्मिल। ठीक है, एमाइड का जब ये फंक्शनल ग्रुप बना तो एमाइड, और ऐसे तो कार्बोमोइल। ठीक है, साइनाइड का देखा जाए तो नाइट्राइल होता है, जबकि अगर सब्स्टिट्यूएंट बनेगा तो हमारा साइनो बनेगा। क्लियर है, बिल्कुल। अब इसी तरीके से इसके बाकी के भी फंक्शनल ग्रुप को मैं यहीं पे नोट कर दे रहा हूँ, उसके बाद फटाफट उसको भी देख लेंगे। इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा एक पेज के ऊपर और फिर चिपका दीजिएगा एक जगह पे, ताकि आपको अच्छे से जल्दी याद हो जाए। ओके, चलिए यहाँ पे देखेंगे हम लोग तो आइसोसाइनाइड का हम लोग आइसोनाइट्राइल यूज करेंगे सेकेंडरी सफिक्स के यहाँ पे, और आइसोसाइनो यूज करेंगे जब ये हमारा सेकेंडरी प्रीफिक्स बनेगा। ऐसे ही एल्डिहाइड को हम लोग एल लिखते हैं, लेकिन जब क्या बनेगा ये हमारा सफिक्स बनेगा तो हम लोग फॉर्मिल या ऑक्सो यूज करेंगे। अब क्वेश्चन आता है कि कब फॉर्मिल यूज करेंगे कब ऑक्सो यूज करेंगे, तो हम क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे। कभी कभी क्या होता है, मैं अभी आपको समझा दूं कि कभी कभी एल्डिहाइड का ये जो कार्बन होता है उसको हम लोग क्या कर लेते हैं, उसको हम लोग यूज में लेते हैं पेरेंट कार्बन चेन के अंदर, यानी इस कार्बन को भी काउंट किया जाता है। भले ही क्या बन गया है, ये हमारा प्रीफिक्स है, लेकिन उसके बावजूद हम कभी कभी क्या कर लेते हैं, इसको यूज कर लेते हैं पेरेंट कार्बन चेन के अंदर, यानी इस कार्बन को भी काउंट कर लेते हैं। तब उस कंडीशन में हम इन दोनों में से किसी एक का यूज करते हैं, मतलब तब उस कंडीशन में आप फॉर्मिल यूज करोगे। अदरवाइज नहीं काउंट कर रहे हो तो क्या यूज करोगे, ऑक्सो। उसी तरीके से कीटोन वाले में है तो कीटोन का तो कीटो होगा, यहाँ पे OH लगा है तो हाइड्रोक्सी होगा, SH लगा है तो मरसेप्टो होगा। ठीक है ना, और अगर NH2 लगा है तो एमिनो होगा। तो बस अगर आपको ये पूरा का पूरा याद है तब उसके बाद आप क्या करने के लिए तैयार हैं, आप इजीली वे में आराम से किसी भी फंक्शनल ग्रुप, चाहे वो एक हाइड्रोकार्बन के अंदर कई सारे आए हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इनको याद करना। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि इसके बाद वालों का क्या होगा, तो इसके बाद वालों में आप ध्यान से देखेंगे तो एल्कीन है, एल्काइन है। एल्कीन और एल्काइन एक्चुअल में क्या है, तो वो आपके फर्स्ट प्राइमरी सफिक्स है, उनके लिए तो हम लोग क्या नहीं लिखेंगे, प्राइमरी प्रीफिक्स तो लिखेंगे नहीं, है ना, सॉरी सेकेंडरी प्रीफिक्स तो लिखेंगे नहीं। और बाद में आता है हमारे पास ईथर, नाइट्रो और हेलोजन, तो वो ऑलरेडी सब्स्टिट्यूएंट है, वो ऑलरेडी क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है, क्योंकि उनकी कैटेगरी एल्किन और एल्काइन से भी नीचे है, इसीलिए वो कहाँ पे आते हैं, हमेशा सब्स्टिट्यूएंट के रूप में आते हैं। तो हमेशा सब्स्टिट्यूएंट है, इसलिए ऑलरेडी उनके लिए कोई समस्या है ही नहीं, तो वो हमेशा आपको सब्स्टिट्यूएंट के रूप में ही नजर आएंगे। एज अ फंक्शनल ग्रुप कहीं भी उनका रोल नहीं है। यही कारण था कि ईथर का आप लोग क्या लिखते थे, एल्कोक्सी एल्केन लिखते थे, यानी वहाँ पे हम लोग एज अ सब्स्टिट्यूएंट यूज करते थे। फिर थायो ईथर आया था, उसी का भाई था, उसको भी हम लोग क्या कर रहे थे, एज अ सब्स्टिट्यूएंट ही यूज कर रहे थे। हेलोजन को इसीलिए हम लोग क्यों यूज करते हैं सब्स्टिट्यूएंट के रूप में, इसीलिए क्योंकि वो हमेशा कहाँ पे है, प्रायोरिटी ऑर्डर के अंदर मल्टीपल बॉन्ड के नीचे आता है, इसीलिए एज अ सब्स्टिट्यूएंट काम किया जाता है उसके ऊपर। ठीक है, ये याद रखेंगे आप। तो हमेशा आपसे अगर कोई पूछे कि ऐसे फंक्शनल ग्रुप बताओ जो हमेशा सब्स्टिट्यूएंट के फॉर्म में रहते हैं, तो वो वही हैं जो किसके नीचे आते हैं, एल्किन और एल्काइन के नीचे आते हैं। ठीक है, उनको हम नाम बस दे रहे हैं कि क्या है, वो फंक्शनल ग्रुप है, बाकी वो क्या है, एक प्रकार से सब्स्टिट्यूएंट है, क्योंकि प्रायोरिटी ऑर्डर में उनको सबसे नीचे रखा गया है। सबसे पहला काम इनको क्या कर देना है, आपको याद कर लेना है, याद करने के बाद ही आप क्वेश्चन को लगा पाएंगे। ओके, तो अभी हम इस वीडियो को इतने पे डन करेंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर क्वेश्चन लेके आएंगे और बारी बारी करना स्टार्ट करेंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच है बस।